आज की अगली कहानी की ओर। जाने माने साहित्यकार ओम प्रकाश वाल्मीकि ने दलित चेतना और वोट की सियासत पर लिखा है, तुमने हमें सिर्फ गिना है, इंसान की तरह कभी देखा नहीं। तुमने हमें सिर्फ गिना है, इंसान की तरह कभी देखा नहीं। तुम्हारे लिए हम सिर्फ एक संख्या है जो हर 5 साल बाद तुम्हारी सत्ता की नींव मजबूत करते हैं। जब चुनाव पास हो और वोटों की दरकार हो तो दलितों पर सियासी दंगल होने लगता है। देश में जाति और स्वाभिमान का पारा चढ़ जाता है। इस वक्त भी ठीक ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि अगले साल यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा के चुनाव हैं। इन 5 राज्यों में से खास 3 यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में दलित जो है वो किंग मेकर की भूमिका में रहते हैं। हल्द्वानी में शुद्धिकरण के नाम पर जो सियासी विवाद शुरू हुआ था वो महज इत्तेफाक नहीं बल्कि 2027 के चुनावी समर का पहला बड़ा राजनीतिक शंखनाद है। तो क्या हल्द्वानी में शुद्धिकरण के नाम पर दलित वोट की नींव मजबूत की जा रही है? क्या दलित अपमान के मुद्दे को हथियार बनाकर कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन उत्तराखंड और यूपी में तलाश रही है? और इससे भी बड़ा सवाल यह कि शुद्धिकरण के नाम पर वोटों का धार्मिकीकरण कौन कर रहा है? ऐसे कई सवाल हैं जो आज राजनीति के चक्रव्यूह में उलझे हुए हैं, जहां एक तरफ सामाजिक न्याय और स्वाभिमान का दावा है तो दूसरी तरफ चुनावी नफे नुकसान और वोट बैंक का गणित, जिसके हर पार्टी अपने अपने हिसाब से अब भुनाने में लग गई है। उत्तराखंड में अगले साल चुनाव है। यहां लगभग 19% आबादी दलितों की है। 13 विधानसभा सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं। यह नंबर कुल 70 सीटों का करीब 18% बैठता है। ऐसे में कांग्रेस ने हल्द्वानी के रामलीला मैदान में हुए शुद्धिकरण के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर अब उछालकर बड़ा मुद्दा बनाने की मुहिम शुरू कर दी है। शुद्धिकरण को दलित अपमान से जोड़कर कांग्रेस देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर चुकी है। हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एसपी ऑफिस के सामने नारेबाजी की और बीजेपी पर निशाना साधा। कुछ खुरापात तत्वों ने एक एआई वीडियो जनरेट करा, तो उस प्रकरण को लेकर और उसके बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने, कुछ ऐसे तुच्छ मानसिकता के लोगों ने उस रामलीला मैदान में जाकर शुद्धिकरण करने का काम करा। वो शुद्धिकरण, हम पहले तो ये पूछते हैं कि शुद्धिकरण किस चीज का कर? रामलीला के पवित्र मंच से हिंदुओं की धार्मिक आस्था पर हमला किया गया था, इसलिए उन्होंने ये शुद्धिकरण का हवन किया था। और इस अनुष्ठान में खुद दलित समुदाय के लोग शामिल थे। तो ये कहना कि बीजेपी के लोग या उससे जुड़े लोग दलित विरोधी हैं, ये गलत है। मैं भी एक दलित परिवार से आता हूँ और उस हवन में मैं वहां मौजूद था। तो ये चीज कहना सही नहीं है कि दलित का हम विरोध कर रहे हैं। तो अगर हम दलित का विरोध करेंगे तो मैं वहां क्या करूंगा वहां? शुद्धिकरण का मुद्दा धार्मिक स्थल की पवित्रता से जुड़ा है या फिर दलित विरोधी मानसिकता से, लेकिन कांग्रेस ने इसे भुनाने के लिए टॉप गियर लगा दिया है। कल राज्यसभा में खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह मुद्दा उठाया था। इसके बाद सभापति और नेता सदन जेपी नड्डा ने शुद्धिकरण करने वालों के खिलाफ पूरे सदन को कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन जो भी लोग शुद्धिकरण में शामिल थे उनके खिलाफ स्थानीय प्रशासन ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है। उत्तराखंड में तो डबल इंजन की सरकार है। बीजेपी के पुष्कर सिंह धामी वहां के मुख्यमंत्री हैं, नेता सदन जेपी नड्डा केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। इसके बावजूद संसद में जो आश्वासन दिया गया उसके कहने के बाद भी प्रशासनिक एक्शन में अंतर क्यों दिखाई दे रहा है? दरअसल शुद्धिकरण के मुद्दे पर धामी सरकार घिरी हुई दिखाई देती है। अगर सरकार एक्शन लेती है तो पार्टी का जो मूल कैडर है वो उससे नाराज हो सकता है, और अगर कार्रवाई नहीं करती है तो दलित वोट छिटने का डर भी सताता है। यही वजह है कि पुष्कर सिंह धामी कांग्रेस पर हमला करते हुए शुद्धिकरण करने वालों के साथ अब खड़े हो गए। कि हल्द्वानी की रैली के बाद जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने एक प्रायोजित विवाद खड़ा करके दलित कार्ड खेलने की कोशिश की, उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। वो बेहद शर्मनाक है। जबकि वहां पर जातिवाद से संबंधित किसी प्रकार का कोई नारा नहीं लगाएगा भाइयों बहनों। वहां पर कुछ धार्मिक नारे इस प्रकार के लगाए गए थे, उसके कारण से कुछ स्वयंसेवी संगठन आगे आकर उन्होंने उस रामलीला जैसे पवित्र मंच का दुरुपयोग हुआ है, यहां पर इस प्रकार की बातें हुई हैं, उन्होंने स्वेच्छा से वो काम किया। कांग्रेस हल्द्वानी की घटना को सिर्फ उत्तराखंड तक अब सीमित ना रखकर इसे राष्ट्रीय स्तर पर भी हवा देने में लग गई है। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं।
हरियाणा के सिरसा की ये तस्वीरें हैं जहां हल्द्वानी के शुद्धिकरण पर दलित अपमान का तड़का लगाकर कांग्रेस नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। खुद उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई। शैलजा खुद दलित समुदाय से आती हैं। लोकसभा से कांग्रेस पार्टी का महिला दलित चेहरा भी है। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में जब यह कार्यक्रम था उस दौरान भी वो वहां मौजूद थी। उत्तराखंड की प्रभारी भी हैं। हरियाणा में तो फिलहाल चुनाव नहीं है, लेकिन हरियाणा से लगे पंजाब में अगले साल चुनाव है। यहां करीब 32% दलितों की आबादी है। 117 विधानसभा सीटों में से 34 सीटें दलितों के लिए आरक्षित है। और खास बात यह कि बीजेपी ने जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनको अपना सबसे बड़ा चेहरा बनाकर इन दिनों पंजाब में उतारा हुआ है, वहां के वोटरों को अपने साथ लाने के लिए। पंजाब में कांग्रेस कमबैक के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। सिरसा पंजाब सीमा से सटा हुआ इलाका है। यहां शुद्धिकरण के खिलाफ निकाला गया जुलूस पंजाब के मालवा बेल्ट के दलित मतदाताओं तक पहुंच सकता है। यही वजह है कि मोर्चा खुद दलित नेता कुमारी शैलजा संभाल रही है। हल्द्वानी को शुद्धिकरण का सियासी तड़का कांग्रेस ने यूपी में भी लगाने की कोशिश की। अगले साल यहां भी तो चुनाव है। जौनपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह और पैदल मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों के हाथों में मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीरों वाले पोस्टर थे। इसमें लिखा था, दलित समाज को अपमानित करना बंद करो। उत्तर प्रदेश में दलित आबादी करीब 21 से 22% है। दलित मतदाताओं का गणित किसी भी दल का यहां पर खेल बनाने या बिगाड़ने का दम रखता है। पीडीए का नारा देकर विपक्ष पहले ही लोकसभा चुनावों में दलितों की ताकत का ट्रेलर बीजेपी को दिखा चुका है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 84 सीटें आरक्षित हैं। 27 के चुनाव में जो भी दल इन 84 सीटों पर बढ़त बनाएगा, सत्ता की चाबी उसके पास रहने की पूरी संभावना है। लिहाजा मायावती से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक दलितों की आवाज बुलंद करने के लिए अब मैदान में उतर गए हैं। मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा, सरकार बिना देरी किए आरोपियों को जेल भेजे। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, दलितों का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी से लेकर आजाद समाज पार्टी तक सभी दलित वोट बैंक का सियासी गुणाभाग करने में जुटे हैं। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो बीजेपी को करीब 21% दलितों के वोट यूपी में मिले। लिहाजा योगी आदित्यनाथ आईना दिखाकर विपक्ष पर अब हमला कर रहे हैं। दलितों पर राजनीति कोई नई बात नहीं है। जब जब चुनाव आते हैं तब सियासी गलियारों में दलितों को याद आना लाजमी है। लेकिन कड़वी हकीकत यह कि अगर वोट लेने के बाद किसी ने सच्चे मन से दलित समाज का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उत्थान किया होता तो आज 21वीं सदी में भी इस मुद्दे पर इतनी सियासत शायद ही देखने को मिलती। आज की अगली कहानी की ओर। जाने माने साहित्यकार ओम प्रकाश वाल्मीकि ने दलित चेतना और वोट की सियासत पर लिखा है, तुमने हमें सिर्फ गिना है, इंसान की तरह कभी देखा नहीं। तुमने हमें सिर्फ गिना है, इंसान की तरह कभी देखा नहीं। तुम्हारे लिए हम सिर्फ एक संख्या है जो हर 5 साल बाद तुम्हारी सत्ता की नींव मजबूत करते हैं। जब चुनाव पास हो और वोटों की दरकार हो तो दलितों पर सियासी दंगल होने लगता है। देश में जाति और स्वाभिमान का पारा चढ़ जाता है। इस वक्त भी ठीक ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि अगले साल यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा के चुनाव हैं। इन 5 राज्यों में से खास 3 यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में दलित जो है वो किंग मेकर की भूमिका में रहते हैं। हल्द्वानी में शुद्धिकरण के नाम पर जो सियासी विवाद शुरू हुआ था वो महज इत्तेफाक नहीं बल्कि 2027 के चुनावी समर का पहला बड़ा राजनीतिक शंखनाद है। तो क्या हल्द्वानी में शुद्धिकरण के नाम पर दलित वोट की नींव मजबूत की जा रही है? क्या दलित अपमान के मुद्दे को हथियार बनाकर कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन उत्तराखंड और यूपी में तलाश रही है? और इससे भी बड़ा सवाल यह कि शुद्धिकरण के नाम पर वोटों का धार्मिकीकरण कौन कर रहा है? ऐसे कई सवाल हैं जो आज राजनीति के चक्रव्यूह में उलझे हुए हैं, जहां एक तरफ सामाजिक न्याय और स्वाभिमान का दावा है तो दूसरी तरफ चुनावी नफे नुकसान और वोट बैंक का गणित, जिसके हर पार्टी अपने अपने हिसाब से अब भुनाने में लग गई है। उत्तराखंड में अगले साल चुनाव है। यहां लगभग 19% आबादी दलितों की है। 13 विधानसभा सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं। ये नंबर कुल 70 सीटों का करीब 18% बैठता है। ऐसे में कांग्रेस ने हल्द्वानी के रामलीला मैदान में हुए शुद्धिकरण के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर अब उछालकर बड़ा मुद्दा बनाने की मुहिम शुरू कर दी है। शुद्धिकरण को दलित अपमान से जोड़कर कांग्रेस देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर चुकी है। कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो,
हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एसपी ऑफिस के सामने नारेबाजी की और बीजेपी पर निशाना साधा। कुछ खुरापात तत्वों ने एक एआई वीडियो जनरेट करा, तो उस प्रकरण को लेकर और उसके बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने, कुछ ऐसे तुच्छ मानसिकता के लोगों ने उस रामलीला मैदान में जाकर शुद्धिकरण करने का काम करा। वो शुद्धिकरण, हम पहले तो ये पूछते हैं कि शुद्धिकरण किस चीज का करा। रामलीला के पवित्र मंच से हिंदुओं की धार्मिक आस्था पर हमला किया गया था, इसलिए उन्होंने ये शुद्धिकरण का हवन किया था और इस अनुष्ठान में खुद दलित समुदाय के लोग शामिल थे। तो ये कहना कि बीजेपी के लोग या उससे जुड़े लोग दलित विरोधी हैं, ये गलत है। मैं भी एक दलित परिवार से आता हूँ और उस हवन में मैं वहां मौजूद था। तो ये चीज कहना सही नहीं है कि दलित का हम विरोध कर रहे हैं। तो अगर हम दलित का विरोध करेंगे तो मैं वहां क्या करूंगा। शुद्धिकरण का मुद्दा धार्मिक स्थल की पवित्रता से जुड़ा है या फिर दलित विरोधी मानसिकता से, लेकिन कांग्रेस ने इसे भुनाने के लिए टॉप गियर लगा दिया है। कल राज्यसभा में खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह मुद्दा उठाया था। इसके बाद सभापति और नेता सदन जेपी नड्डा ने शुद्धिकरण करने वालों के खिलाफ पूरे सदन को कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन जो भी लोग शुद्धिकरण में शामिल थे उनके खिलाफ स्थानीय प्रशासन ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है। उत्तराखंड में तो डबल इंजन की सरकार है। बीजेपी के पुष्कर सिंह धामी वहां के मुख्यमंत्री हैं, नेता सदन जेपी नड्डा केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। इसके बावजूद संसद में जो आश्वासन दिया गया उसके कहने के बाद भी प्रशासनिक एक्शन में अंतर क्यों दिखाई दे रहा है? दरअसल शुद्धिकरण के मुद्दे पर धामी सरकार घिरी हुई दिखाई देती है। अगर सरकार एक्शन लेती है तो पार्टी का जो मूल कैडर है वो उससे नाराज हो सकता है, और अगर कार्रवाई नहीं करती है तो दलित वोट छिटने का डर भी सताता है। यही वजह है कि पुष्कर सिंह धामी कांग्रेस पर हमला करते हुए शुद्धिकरण करने वालों के साथ अब खड़े हो गए। कि हल्द्वानी की रैली के बाद जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने एक प्रायोजित विवाद खड़ा करके दलित कार्ड खेलने की कोशिश की, उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। वो बेहद शर्मनाक है। जबकि वहां पर जातिवाद से संबंधित किसी प्रकार का कोई नारा नहीं लगाएगा भाइयों बहनों। वहां पर कुछ धार्मिक नारे इस प्रकार के लगाए गए थे, उसके कारण से कुछ स्वयंसेवी संगठन आगे आकर उन्होंने उस रामलीला जैसे पवित्र मंच का दुरुपयोग हुआ है, यहां पर इस प्रकार की बातें हुई हैं, उन्होंने स्वेच्छा से वो काम किया। कांग्रेस हल्द्वानी की घटना को सिर्फ उत्तराखंड तक अब सीमित ना रखकर इसे राष्ट्रीय स्तर पर भी हवा देने में लग गई है। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। हरियाणा के सिरसा की ये तस्वीरें हैं जहां हल्द्वानी के शुद्धिकरण पर दलित अपमान का तड़का लगाकर कांग्रेस नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। खुद उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई। शैलजा खुद दलित समुदाय से आती हैं। लोकसभा से कांग्रेस पार्टी का महिला दलित चेहरा भी है। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में जब यह कार्यक्रम था उस दौरान भी वो वहां मौजूद थी। उत्तराखंड की प्रभारी भी हैं। हरियाणा में तो फिलहाल चुनाव नहीं है, लेकिन हरियाणा से लगे पंजाब में अगले साल चुनाव है। यहां करीब 32% दलितों की आबादी है। 117 विधानसभा सीटों में से 34 सीटें दलितों के लिए आरक्षित है। और खास बात यह कि बीजेपी ने जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनको अपना सबसे बड़ा चेहरा बनाकर इन दिनों पंजाब में उतारा हुआ है, वहां के वोटरों को अपने साथ लाने के लिए। पंजाब में कांग्रेस कमबैक के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। सिरसा पंजाब सीमा से सटा हुआ इलाका है। यहां शुद्धिकरण के खिलाफ निकाला गया जुलूस पंजाब के मालवा बेल्ट के दलित मतदाताओं तक पहुंच सकता है। यही वजह है कि मोर्चा खुद दलित नेता कुमारी शैलजा संभाल रही है। हल्द्वानी को शुद्धिकरण का सियासी तड़का कांग्रेस ने यूपी में भी लगाने की कोशिश की। अगले साल यहां भी तो चुनाव है। जौनपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह और पैदल मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों के हाथों में मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीरों वाले पोस्टर थे। इसमें लिखा था, दलित समाज को अपमानित करना बंद करो। उत्तर प्रदेश में दलित आबादी करीब 21 से 22% है। दलित मतदाताओं का गणित किसी भी दल का यहां पर खेल बनाने या बिगाड़ने का दम रखता है। पीडीए का नारा देकर विपक्ष पहले ही लोकसभा चुनावों में दलितों की ताकत का ट्रेलर बीजेपी को दिखा चुका है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 84 सीटें आरक्षित हैं। 27 के चुनाव में जो भी दल इन 84 सीटों पर बढ़त बनाएगा, सत्ता की चाबी उसके पास रहने की पूरी संभावना है। लिहाजा मायावती से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक दलितों की आवाज बुलंद करने के लिए अब मैदान में उतर गए हैं। मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा, सरकार बिना देरी किए आरोपियों को जेल भेजे। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, दलितों का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे।
कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी से लेकर आजाद समाज पार्टी तक सभी दलित वोट बैंक का सियासी गुणाभाग करने में जुटे हैं। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो बीजेपी को करीब 21% दलितों के वोट यूपी में मिले। लिहाजा योगी आदित्यनाथ आईना दिखाकर विपक्ष पर अब हमला कर रहे हैं। दलितों पर राजनीति कोई नई बात नहीं है। जब जब चुनाव आते हैं तब तब सियासी गलियारों में दलितों को याद आना लाजमी है। लेकिन कड़वी हकीकत यह कि अगर वोट लेने के बाद किसी ने सच्चे मन से दलित समाज का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उत्थान किया होता तो आज 21वीं सदी में भी इस मुद्दे पर इतनी सियासत शायद ही देखने को मिलती।